हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th की बुक एनसीईआरटी एसओएस सोशल साइंसेस। चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हमें जवाब मिलेगा हाउ डू वी कैटेगराइज नेशनल रिसोर्सेज, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन है what are the implications of unsustainable use over exploitation of natural रिसोर्सेज। अनसस्टेनेबल यूज या फिर ओवर एक्सप्लोइटेशन हम जो नेचुरल रिसोर्सेज की करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या रहते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक नेचुरल व्हाट डज ओके व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्सेज। नेचर जो होता है वो आपका रिसोर्स कब बन जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब हम देखेंगे। ठीक है, नेचर क्या होता है? सबसे पहले वर्ड नेचर, इसका मतलब ही क्या है? नेचर का मतलब है टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ, लाइफ प्लस नॉन लाइफ फॉर्म जो होती है दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट बट हैव नॉट बिन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जिसमें लाइफ और नॉन लाइफ के जितने भी फॉर्म्स हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा जो क्रिएटेड नहीं है उसको हम बोल देते हैं नेचर। ठीक है, ये हो गया आपकी नेचर की डेफिनेशन। अब जो when human use this for their sustenance or create new things from them for consumption, उनको हम रिसोर्सेज बोल देते हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब तो हैं हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, ये चीज़ें लाइफ और नॉन लाइफ फॉर्म्स जो भी हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो कि ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट नहीं की हैं। तो अब क्या होगा, इन चीज़ों को हम अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने यूज़फुलनेस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, अपने कंजप्शन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, और या तो डायरेक्टली या फिर हम इन्हीं से कुछ नई चीज़ें हम बना लेते हैं। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के हमारे आसपास जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनको यूज़ करके हम कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, ट्रीज आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ट्री जो है एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। हमारा कोई लेना देना नहीं है उनमें, है ना? मतलब हाँ, ऑब्वियसली हम प्लांट क्या करते हैं, लगाते हैं, बहुत सारी प्लांटिंग हम करते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फॉरेस्ट आपने देखे हैं ना। फॉरेस्ट है, नेचुरल वहाँ पे ग्रो कर रखे हैं प्लांट्स, तो वो जो हैं प्लांट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको काट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके जो वुड है काटते हैं, काट के क्या जो उसका ये वुड होता है, तना होता है, हम क्या करते हैं उसको, हम उस वुड को जो है फर्नीचर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से हम टेबल बना लेंगे, चेयर बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे हम। ठीक है, उस लकड़ी से, पेड़ के तने से। तो अब क्या है, अब जो ट्री जो है जो ह्यूमन से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था, अब हमने उसको अपने लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, अपने सस्टेनेंस के लिए यूज़ कर लिया और कुछ तो नया बना लिया उससे, उसकी फॉर्म जो है वो चेंज कर दी हमने। तो अब क्या है, ट्री हमारे लिए रिसोर्स बन गया है। ठीक है, और ऑफन ये हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें जो है नेचर में जिनको हम एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं, कुछ जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं, कुछ जो वो नहीं हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो वो आपका जो है ओशियन के अंदर बहुत डेप्थ में जो है आपको मिलेगा। पेट्रोलियम आपका ओशियन की डेप्थ में मिलता है, बहुत नीचे जाके, मतलब टेरिटोरियल रीजन में भी मिलता है, लेकिन हम मेजरली अगर बात कर रहे हैं तो ओशियन की डेप्थ में भी हमें पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, अब उसको एक्सेस करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे पास है नहीं, है ना? पहली चीज़ क्या चाहिए? पहली चीज़ हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़ क्या चाहिए?
टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के लिए या उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए है, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट चाहिए है। चलो हमें मिल भी गया, तो ये टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के लिए और इसको यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए है, मनी चाहिए है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है कि वो कल्चरली आपका एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, क्या, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर आपकी हो जाएंगी तो फिर आपको उस किसी भी जो भी नेचर में आपको चीज़ें प्रेजेंट है उनको आप एज ए रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको टेक्नोलॉजी क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक नेचर में प्रेजेंट चीज़ को अगर आपको रिसोर्स बनाना है तो सबसे पहली चीज़ क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो और उसका एक्सप्लॉयटेशन जो है, एक्सप्लॉयटेशन हम यूजुअली नेगेटिव कोनोटेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब मान रहे हैं कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, उसका कंजप्शन हम कर पाएँ। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन हम उसकी कर पाएँ। जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो हम उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, कंजप्शन करेंगे, वो इकोनॉमिकली फिजिएबल होना चाहिए ना। इट्स नॉट लाइक कि औकात से ही बाहर है। तीसरी चीज़ क्या है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो हम उस नेचर को जो है रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये कल्चरली एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है, जैसे कि सैक्रेड ग्रोव्स होते हैं, है ना, पीपल वगैरह के जो पेड़ होते हैं हम उनको पूजते हैं, राइट। फिग्स होते हैं बहुत सारे, उनको हम पूजते हैं, हम उनको काटना पाप मानते हैं। हम क्या मानते हैं कि भैया वो उनमें हमारे देवों का वास करता है, ऐसे करके कुछ, है ना। और साइंटिफिक रीज़न क्या होता है इसका कि किसी भी और प्लांट्स के कंपैरिजन में जो हमारे सैक्रेड ग्रोव जो होते हैं वो ऑक्सीजन के अमाउंट ज़्यादा देते हैं। ठीक है, इसलिए हमने, इट कुड बी ए रीजन कि कल्चरली हम जो है उनको इतना रिस्पेक्ट देते हुए आ रहे हैं, पूजते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलें, अर्थ जो है उसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, खजाने हैं। ठीक है, जो कि वो मिलियंस ऑफ ईयर से बन रहे हैं और हमने क्या किया है, हमने उनको यूज़ करना सीख लिया है। कुछ तो मोस्ट ऑब्वियस होते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, सोइल है, ये क्या है, मोस्ट ऑब्वियस चीज़ें हैं ना, नेचर में ही तो प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारे आसपास ही तो प्रेजेंट होते हैं। और कुछ नॉट सो ऑब्वियस होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्रीसियस स्टोन हो गए, मेटल ओर्स हो गए, टिम्बर हो गए। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये खजाने हैं जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं, नेचर हैं और इनको हम यूज़ करते हैं, तो ये रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है, चलें, तो बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनमें हम नेचर को नर्चरर और नरिशर बोलते हैं ना। जैसे तुलसी माँ की पूजा हम करते हैं, ये भी हमारे लिए क्या है, पूजा करने योग्य एक पौधा है ना। तो आपको ऐसी किन किन प्रैक्टिसेस के बारे में पता और बताएं आप। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स हम बोल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेचर में प्रेजेंट है वे चीज़ें और हम उनको अपने अपने लिए हम उनको यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करना मतलब रिसोर्स, नेचर मतलब नेचुरल। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं टू materials and substances that occur in nature are valuable to humans। of course कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अब जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम कैटेगरीज में डाल देते हैं। ठीक है, कुछ कैटेगरीज होते हैं, अगर हमें एक जैसे वो दिखाई देते हैं तो हम अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे और उनमें डाल देंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। अब कौन कौन सी कैटेगरीज में हम डालते हैं और क्यों डालते हैं हम कैटेगरीज में, ताकि एक सेट ऑफ आइडियाज़ हमें रहे, है ना। मतलब अगर हमने इस कैटेगरी का नाम कुछ भी रख दिया ABC, तो हमें पता है जितने भी इसके अंदर रिसोर्सेज हैं उन सब की करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता है हर टाइम। ओके, और हम बहुत इजीली जो है इफ़ेक्टिवली जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में। ठीक है, पहले जो क्लासेस थी 6th 7th की जो क्लासेस है उसमें हमने पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, राइट। तो अब जो कैटेगरी है नेचुरल रिसोर्सेज की वो किस किस बेसिस पे है,
पहली जो कैटेगरी है वो हम देखते हैं एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, सोर्स फॉर मटेरियल, सोर्सेज फॉर एनर्जी। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं। अब कैसे डालते हैं हम इनमें, देखते हैं। रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एसेंशियल फॉर लाइफ, एसेंशियल मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बिना हम जी नहीं सकते। एयर, जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर जो हम पीते हैं, फूड जो हम खाते हैं। तो ये चीज़ के बिना तो हमारा जीवन संभव है ही नहीं, है ना। एयर, वाटर, फूड सब हमें चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है ये ह्यूमन लाइफ की। और कहाँ से मिलती है ये हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है, रिवर से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है। पॉन्ड रिवर से क्या मिलता है हमें, वाटर भी मिल जाता है, फूड भी मिल जाता है ना। सी फूड पे हम बेस्ड होते हैं, या फिर फिशिंग वगैरह का कल्टीवेशन हम करते हैं। खाना अगर हम देखें तो जो लोग फिश कंज्यूम करते हैं तो उनको खाना भी पानी से मिल जाता है। एटमॉस्फेयर से हमें क्या मिलते हैं, हमें एयर मिलते हैं, हम ब्रीद कर पाते हैं ना, जिंदा रह पाते हैं। अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो वी कांट ब्रीथ, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो पिएंगे कैसे, मर जाएंगे। और सोयल जो होती है वो हमें क्या देती है, फूड देती है। ठीक है, सोयल में कल्टीवेशन करते हैं। पहली चीज़ तो वो होगी जो एसेंशियल है। अब रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, मटेरियल्स के लिए कौन कौन सी चीज़ है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं मटेरियल के लिए ना। तो उसमें क्या है, हम यूटिलिटी के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, जैसे थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो कि हमारे जीवन को और अच्छा बना देती हैं। ठीक है, और दूसरों के जीवन को भी अच्छा बना देते हैं, मतलब जो भी बेसिकली यूज़ कर रहा है उसका जीवन अच्छा बन जाता है। जैसे कि एक पीस ऑफ वुड हम लेते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं चेयर के अंदर या फिर टेबल बना देते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बिना चेयर टेबल के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं ना। तो ये मटेरियल्स के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, एयर, वाटर और व्हाट वाज दैट, फूड, ये तो एसेंशियल हैं जिंदा रहने के लिए ही। उसके बाद आ जाता है कि हमारी लाइफ को एनरिच करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अब तीसरी चीज़ क्या आ जाती है, तीसरी चीज़ है एनर्जी, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। उसमें आपका अगर एनर्जी जो है कॉर्नर स्टोन है, इसके बिना तो हमारी बात बन ही नहीं सकती, राइट। तो हम इलेक्ट्रिसिटी एज ए एग्जांपल लेके चलेंगे हमारी लाइफ्स को जो है चेंज करने का। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में आज के टाइम, है ना। वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्डिंग्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, सबके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बिजली पे चलती हैं चीज़ें। तो ये जो एनर्जी है जो कि डाइवर्स फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है किस किस चीज़ से हम बना सकते हैं, कोल से बनती है हमारी, वाटर से बनती है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली मीन्स एनर्जी। इन सब एनर्जीज को हम यूज़ करते हैं ताकि हम बाकी के जो रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, चलें। अब एक कैटेगरी तो 3 तो वो हो गई थी। अब इसके अलावा हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, है ना। न्यूएबल, 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 जिनको हम फिर से नया कर पाए, है ना, वो। या फिर नॉन रिन्यूएबल, जो हम दोबारा से नए नहीं कर सकते हैं, फिर से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी, ये भी एक कैटेगरी बन जाती है आपकी, एक टाइप ऑफ कैटेगरी बन जाती है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी रिसोर्स जो है वो रिन्यूएबल है या नहीं है। इसके जनरल प्रिंसिपल क्या है कि वो जो नेचर, वो जो रिसोर्स है वो रिस्टोरेटिव और जनरेटिव है या नहीं है, हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं या नहीं। अब रिस्टोरेशन क्या है, रिस्टोरेशन क्या है, एक प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ इट हैज़ बीन डिग्रेडेड और डैमेज्ड। नेचर हील्स, रिन्यूज एंड मेंटेन हरसेल्फ ओवर टाइम। जैसे कि मेंटेनेंस हम बोल सकते हैं ना, मेंटेनेंस। आपने एक फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट है, वहाँ पे आपको बड़ा सा फॉरेस्ट है, उसमें हजारों पेड़ हैं। ठीक है,
थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज वहाँ पे हैं। अब इसमें से आपने क्या किया, आपने 50 पेड़ जो हैं वो ले लिए अपने यूज़ के लिए। आपको किसी भी, आपको बिल्डिंग बनानी थी, आपको चेयर टेबल बनानी थी, कोई भी प्रोडक्शन आपको करना था, मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, तो आपने 50 पेड़ ले लिए। अब ओवर द टाइम क्या होएगा, ओवर द टाइम होएगा कि ये फॉरेस्ट फिर से जो है रिस्टोर कर लेगा इन प्लांट्स को, ठीक है। फिर से वहाँ पे ये जो 50 पौधे हैं वो उगाएंगे, ठीक है। तो इट्स क्या कि मेंटेनेंस है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। जो डैमेज हुआ था, जो डिग्रेड हुआ था, उसको आपने क्या कर लिया है, फिर से एक हेल्दी स्टेट में आप ले आए हो, ठीक है। ये होगा आपका रिस्टोर। ओके, अब इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि आपकी स्किन पे कट लग जाता है कोई, है ना, तो वो नॉर्मली हील हो जाती है, अपने आप रिस्टोर हो जाता है। और फॉरेस्ट में अगर आग लग जाती है, वाइल्ड फायर लग जाती है, तो फॉरेस्ट भी रिकवर कर लेता है, कुछ टाइम के बाद फिर से वहाँ पे पौधे उगाते हैं, ठीक है। रीजनरेशन जो होती है वो क्या है, वो बियॉन्ड रिस्टोरेशन है। ओके, ये क्या है, ये नेचर की एबिलिटी है टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड कंडीशंस फॉर थ्राइविंग। फिर से एक नया जीवन, मतलब बिल्कुल ही जनरेट है ना। देखो, स्टोर का क्या मतलब है और जनरेट का क्या मतलब है, अलग से ही पता लग रहा है ना आपको। जनरेट का मतलब फिर से क्रिएट करना, जनरेट इज बेसिकली क्रिएट, है ना। जनरेट कर रहे हो आप, फिर से ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहे हो आप, है ना। इट्स नॉट जस्ट मेंटेनेंस, इट्स रिक्रिएशन। तो वो भी नेचर जो है वो कर लेता है, नई लाइफ जो है वो क्रिएट कर लेता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हम इंसान जो है अपने घरों के लिए क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशंस ये हैं कि हम जंगलों को काट देते हैं अपने यूज़ के लिए। ओके, अब वहाँ पे क्या होएगा, प्लांट जो है, जिस टाइप के प्लांट ओरिजिनली वहाँ पे थे वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा इकोसिस्टम में। और ये जो ट्री जो होते हैं, नेचर उनको रिस्टोर करती है क्योंकि वो फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे बर्ड्स को, स्क्वेरल्स को, या फिर अदर क्रिएचर, ठीक है, जो भी उस पेड़ के आसपास रह रहा है। तो नेचर को तो प्रोवाइड कराना ही है ना। चलो नेचर वर्क्स इन साइकिल वेयर देयर इज नो वेस्ट। अब नेचर जो है वो साइकिल में काम करते हैं। साइकिल मतलब ये क्रिएट हुआ, बड़ा हुआ, उसके बाद फिर से ज़ीरो पे आ गया, है ना, फिर से क्रिएट होएगा। फिर ये इसका एग्जाम्पल क्या है कि भैया पहले एक फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट अच्छा खासा फॉरेस्ट है, बहुत हेल्दी प्लांट्स है, लेकिन एक टाइम आएगा कि एक ट्री जो वो गिर जाएगा, ठीक है, एज ख़त्म हो जाएगी, तो वो गिर गया। उसके बाद क्या होएगा, जैसे वो प्लांट गिरा उसके बाद धीरे धीरे क्या होएगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बैक्टीरिया होंगी, फंगाई होंगी, इंसेक्ट्स होंगे, वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। बेसिकली फूड फॉर बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब्स जो हैं वो उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, डिकम्पोज कर दिया तो वो मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाता है। ओके, मिट्टी में मिलके क्या हो जाता है, मिट्टी हो जाता है वो। फिर वो द ट्री बिकम्स पार्ट ऑफ सोइल एनरिचिंग इट। अब ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो गया, अब उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था, जितने भी न्यूट्रिशंस थे उस प्लांट के अंदर, वो फिर से आपकी सोइल के अंदर आ गए, ठीक है। अब वो जो है नरिश करने में हेल्प करेगी वो सोइल। इट इज़ बेटर देन बिफोर द सोइल, ठीक है, उसमें नरिशमेंट जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी। अब जो है फिर से वहाँ पे एक ऑफ कोर्स वहाँ पे सीड्स भी गिरे होंगे, है ना, या फिर किसी और पेड़ के सीड्स गिरेंगे तो वो जनरेट करेगा। तो इवेंचुअली ये एक आपकी साइकिल बन जाती है। सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। तो ये साइकिल जो आपकी चलती रहती है। ओके, पेड़ होएंगे, गिरेंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, फिर से नया पौधा आ जाएगा। तो साइकिल में ऐसे ही काम करते हैं, नेचर ऐसे ही रिस्टोर करता है, रिजनरेट करता है। ये साइकिल जो आपकी चलती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ये एग्जिबिट करते हैं दीज करेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। मतलब जिन जो रिन्यू कर किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में भर भर के सनशाइन है ना, सनलाइट हमें भर भर के मिलती है ना।
तो ये क्या है, हमें रिवर्स का भी नेचुरल कोर्स जो मिलता है, तो ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनको यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने, एनर्जी क्रिएट करने के लिए। रिवर्स जो होते हैं वो रेगुलरली जो है रेन आती है वो उनको रेगुलरली फेड करती रहती है, ठीक है। और जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते रहते हैं। फॉरेस्ट जो है अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं। सोयल जो है वो रिप्लेनिशेस करते रहते हैं अपने आप को। और ये सारी जो है ये क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये चलते ही रहते हैं ना। वाटर साइकिल भी आपको पता है, मिनरल साइकिल भी आपको पता है, सोयल साइकिल, मतलब साइक्लिक है नेचर जो है, बहुत साइक्लिक है। सारी चीज़ें जनरेट होएंगी, ग्रो करेंगी, फिर ख़त्म हो जाएंगी एंड देन अगेन, ये सब चलता रहता है, साइक्लिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज दैम इन सस्टेनेबल मैनर, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल मैनर, सस्टेनेबल मैनर क्या होता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्स, हम उसको यूज़ करते रहें। और ये क्वालिटी और क्वांटिटी किसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। दिस इज सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। चलें, तो ये नेचर की एक रिदम आप लगा लें ना, रिस्टोर होता रहेगा, रिजनरेट होता रहेगा, और ये हमें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी होके, जैसे हमें पता है टिम्बर जो है, टिम्बर को हम बहुत फास्टर पेस पे हार्वेस्ट कर लेते हैं, जितना कि उसका ग्रो करने की कैपेसिटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स इवेंचुअली डिप्लीट हो जाएगा वो फॉरेस्ट, है ना। टिम्बर के प्लांट, टिम्बर के, हाँ, पेड़ हैं, ठीक है। ये आप बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आप इनको यूज़ करते हो, ओके। और शिप बिल्डिंग, दिस एंड दैट, बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज़ करते हो। अब आप उतने ही लेवल पे अगर इनको यूज़ कर रहे हो, सस्टेनेबल यूज़ इनका कर रहे हो कि 1000 पेड़ हैं भैया, आप जो है 100 पेड़ आप ले लो, है ना। उसके बाद जब ये रीजनरेट कर जाए तो फिर 100 पेड़ ले लो, फिर 100 पेड़ ले लो। अब आप एक ही बार में 1000 के 1000 ले लोगे अपने ग्रीडीनेस के लिए, तो उसके बाद तो डिप्लीट होना ही है ना। उसको रीजनरेट करने का, रीग्रो करने का टाइम भी नहीं दे रहे हो, तो फिर तो लॉस होएगा ही। तो हमारे इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस जो है उसकी वजह से हमारी जो नेचर की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है, एंड हो चुकी है ना, क्योंकि ग्रीडीनेस का कोई एंड नहीं है इंसानों की। तो बहुत सारे कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंटरेक्टिंग, जैसे कि फॉसिल फ्यूल ड्रिवन हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर भी उस लेवल पे करना है, सारे जंगल काट दिए हमने एग्रीकल्चर के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पस होते हैं जिसकी वजह से हम जो है नेचर को आघात करते रहते हैं। और इसका हम एक रीज़न देख रहे हैं, टेम्परेचर जो है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं आज, है ना। क्लाइमेट चेंज जब हमने देखा तभी हमें याद आया कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होने चाहिए हमारे, है ना। ऐसे डिजीज़ की बात करते हैं ना हम, 17 गोल्स हैं हमारे, उसमें हम क्या देखते हैं कि भैया हमें, मतलब ठीक है डेवलपमेंट भी चाहिए है, लेकिन वो डेवलपमेंट हमें इस कोस्ट पे नहीं चाहिए है कि हम सब कुछ तबाह कर दें, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज का हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है, ठीक है। और क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, राइजिंग टेम्परेचर यूज़ कर रहे एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हिमालयाज़ के जो ग्लेशियर्स हैं वो जिस रेट पे वो मेल्ट होते थे उससे तो बहुत ज़्यादा फास्टर रेट पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, है ना। पहले जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होते थे, है ना, लेकिन प्रेसिपिटेशन होती थी, पानी वहाँ पे भर जाता था, फिर वहाँ पे फ्रीज डाउन हो जाते थे वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज जो है इंसान इतना ग्रीडी हो गया है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब नहीं पता है, जो मिल जाए उसको बस एक्सप्लॉइट करने पे लगे हुए हैं। तो हम जो हैं, और प्लस में पॉपुलेशन भी एक इतना बड़ा रीजन है कि आप
कि जो नीड्स हैं वो भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो लोगों की, है ना। एक तो यहाँ पे पोलराइजेशन, ये सब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी हम इसको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ओके। तो इससे क्या होता है कि हमारा वाटर टावर, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। हिमालय पे हमारे जो ग्लेशियर्स प्रेजेंट है ना, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये थ्रू आउट द ईयर बहने वाली रिवर्स है ना, पेरिनियल नहीं है। दीज आर लाइक ऑल द टाइम बहती रहती हैं, ऐसा नहीं है। रेन फेड रिवर्स नहीं है हमारी। वाटर टावर हमारा हिमालय, जो नदरन प्लेन्स में गंगा यमुना, ये जो नदियां हैं, हमेशा इनमें पानी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वहाँ से पानी आता रहता है और वो मेल्ट होते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब जब वहाँ पे बर्फ बचेगी ही नहीं तो एक टाइम आएगा कि मेल्ट कहाँ से ही होएगा, तो फिर आपको पानी की किल्लत भी आने वाली है, ओके। एक एग्जाम्पल इन्होंने ये भी दे रखा भी, ये भी देखें आप। टूना नाम की एक फिश होती है, ठीक है, जो कि बैलेंस बनाने में काम करती है। इकोसिस्टम ओशियन का जो होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है वो, क्योंकि जो स्मॉलर फिश हैं, श्रिम्प्स वगैरह हैं, उनको कंज्यूम करती है वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका एक इकोसिस्टम होता है हर जगह का, जैसे ओशियन का है तो उसको मेंटेन करके रखती है वो। लेकिन अभी क्या है, टूना फिश का जो है कमर्शलाइजेशन ऑफ फिशिंग हो गया है, तो ओवर फिशिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो है टूना जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज है उसका रैपिड एंड एक्सटेंसिव डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। कंट्रोल्ड फिशिंग है नहीं, जो भी आपको पैसे दे रही हैं चीज़ें, अपना सपना मनी मनी, बाकी सब जाए भाड़ में, है ना। सो दिस इज इट, दिस इज अ थिंकिंग आज के लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पैसे के पीछे इतने पागल हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। दे आर लाइक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही उनको लग रहा है कि मार के काट फाट करके उसके पेट में से वो सारे अंडे निकाल लेंगे, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, है ना। तो ये स्टोरी अपन ने कभी स्कूल में पढ़ी होगी, ग्रीड के ऊपर ये स्टोरी थी, ओके। तो ये एक और एग्जाम्पल था, है ना। चलें, अब अगर हम बात करते हैं कि हमें अब इंडस्ट्रीज़ भी हमें चाहिए ना डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रीज़ लगा रखी हैं हमने, हमने जैसे देखा था लास्ट वीडियो में कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की हमें ज़रूरत रहती है ना। तो उनको फुलफ़िल करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को जो हम कंज्यूम करते हैं। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं आपकी, वो क्या करते हैं, वो आपकी वेस्ट क्रिएट करती हैं और उसी वेस्ट को जो है नदियों में जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है, नदियों में या अदर वाटर बॉडीज़ में कोई भी हो उसमें इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और ये ट्रीटेबल नहीं होता है या फिर डिके नहीं हो पाता है, ये 100% डिके नहीं हो पाता है। बेसिकली हम पानी को जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे भर भर के आपका पोल्यूशन हो जाता है। और जितनी भी लाइफ फॉर्म होती हैं आपके इस पानी के अंदर, वो सारी फिर डिस्टरबेंस हो जाती है वहाँ पे। पानी की भी जो नेचुरल साइकिल है, आपकी नेचर्स की जो साइकिल है, उसको हम ख़राब कर देते हैं, ठीक है। पानी में भी पोल्यूशन हम करते रहते हैं। इससे अब क्या हो जाएगा, जो आपकी रिवर्स हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो ये जितना भी वाटर बॉडीज हैं सारी रिवर्स में या फिर ओशियन में जाके मिलता है। अब रिवर्स ही हैं जो आपका बहता हुआ पानी लेके जाते हैं कहीं, तो इन्हीं रिवर्स को हम सोर्स ऑफ वाटर यही है हमारा। एग्रीकल्चर के लिए आप लगा लो, इरिगेशन में हम यूज़ करते हैं, पीने के पानी में जो हम यूज़ करते हैं, है ना। अदर देन आपका अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप रिवर्स का पानी ही यूज़ कर रहे हो। अब इसको आप पोल्यूट कर दे रहे हो, फिर आपको बीमारियाँ होती हैं, पॉइजनस हो जाता है ये, और फिर यहाँ पे लाइफ भी सपोर्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि अंडर वाटर भी तो लाइफ होती है ना, मछली वगैरह होती हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, है ना। मछली, मगरमच्छ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो पानी पॉइजनस हो गया आपकी इंडस्ट्री के वेस्ट से, तो अब यहाँ पे भी कुछ नहीं बचता। चलें, और
इकोसिस्टम फंक्शंस, इकोसिस्टम सर्विसेज। नेचर जो है ना उसका अपना एक इनहेरेंट वे है वर्किंग का, है ना, अपने हिसाब से जो है नेचर काम करता है। हम उस साइकिल को डिस्टर्ब ना करें, सब जो जैसा है वैसे चलने दो तो इट्स बेटर। लेकिन हमें करना है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब नेचर ने क्या दिया हमें? ऑक्सीजन दी, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है। ट्रीज जो होते हैं नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, है ना। और ये जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं ये हमें क्या करते हैं? ह्यूमंस को बेनिफिट करती हैं। ट्रीज हैं, जितने ज़्यादा ट्री होंगे उतनी ज़्यादा एयर जो है शुद्ध होगी, ऑक्सीजन हमें मिलेगी, है ना। तो ये जो नेचर जो है, नेचर की जो साइकिल है, इनहेरेंट वेज ऑफ वर्किंग है, ये जब ह्यूमन को बेनिफिट करते हैं तो हम इनको बोल देते हैं इकोसिस्टम सर्विस। नेचर हमें सर्विस दे रहा है ना, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, पौधे फॉरेस्ट जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी इकोसिस्टम की एक सर्विस है जो कि ह्यूमंस को दी जा रही है, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो नेचुरली फिल्टर्स ऑफ वाटर हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हैबिटाट फॉर एनिमल्स। इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम में क्या होता है? हर टाइप के फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में आपने पढ़ा होगा। फूड वेब होती है, फूड चेन होती है। यहाँ से लेके चलते हैं हम कहाँ से, वहाँ पे भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर्स आपके होते हैं। यहाँ पे आपके हर्बीवोर्स होंगे जो पेड़ पौधों पे खाएंगे, है ना। उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोरस आ जाएंगे, फिर कतई उस लेवल के आ जाएंगे जैसे लाइन वगैरह है ना। तो ये आपकी क्या फूड चेन है। अब यहाँ पे कहीं पे भी सिस्टम गड़बड़ाया, पौधे खत्म हो गए तो ये तो ऑटोमेटिकली सारे खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ये खत्म हो गई तो पौधों की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, ये तो भूखे ही मर जाएंगे, ठीक है। या फिर ये टर्सरी लेवल के जो एनिमल्स हैं ये ख़त्म हो गए, हायर लेवल कार्निवर्स जो हैं ये ख़त्म हो गए, तो भैया मतलब ये वाले जो एनिमल्स हैं ये सारा जो ग्रीनरी है उसको खा के ख़त्म कर देंगे, है ना। फिर इंसानों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमें बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी होता है। और नेचर जो है अपने आप में काम कर रही होती है ये सब प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन हम वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं, तो हमें फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ते हैं, राइट। चलें, तो जनरली जो है एक मैच्योर ट्री जो होता है वो 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर डे जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, ट्री टाइप क्या है। सैक्रेड ग्रूव्स हैं तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे, है ना। नॉर्मल प्लांट्स है तो वो थोड़ा सा कम दे देंगे, तो ये वेरी करता है। ऑन एन एवरेज जो है 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आपको पर डे के हिसाब से मिलती है एक पौधे से, ठीक है। और एक इंसान जो होता है वो कितनी, उसको एक दिन में कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? 350 लीटर्स। तो बेसिकली आपको 1.5 ट्री की ज़रूरत है हर इंसान को पर डे के हिसाब से, है ना। तो ही वो अपने हिस्से की ऑक्सीजन ले रहा है, अदरवाइज तो दूसरों के हिस्सों की ऑक्सीजन ले रहा है ना। और ये भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है कि इंसान जो है उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है ना। जैसे ट्री का जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग अमाउंट जो वेरी करते हैं, वैसे ही इंसान की भी ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी वेरी करती है। अच्छा, रिन्यूएबल हमने देख लिए थे, सनलाइट थी, विंड थी, है ना, ये सब। अब नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो हम मतलब यूं चुटकी बजा के क्रिएट नहीं कर सकते ना। जैसे सनलाइट है, सन तो डेली बेसिस पे आता है आपका, है ना। जैसे ही सन उगेगा आप सोलर पैनल वगैरह लगा लीजिए, सनलाइट यहाँ पे आएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। हवा भी चलती ही है ना। वाटर एनर्जी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये ऐसा है कि ये ख़त्म नहीं होएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको जो है ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो वो बनने में बहुत लंबा टाइम लेती हैं, लॉन्ग पीरियड में जो है वो बन के तैयार होती हैं। अब आप उनको उनको धीरे धीरे अगर यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा, है ना। अगर एक ही बार में ख़त्म करना चाहोगे और एक्सप्लॉइट कर दोगे तो फिर अब बैठे रह जाओगे, क्योंकि वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेंगे ही क्रिएट होने में, है ना। तो जिस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं, जिस स्पीड से हम उनको यूज़ करते हैं उतनी स्पीड से वो क्रिएट नहीं हो पाते, इसलिए हम उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल,
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेके चले तो फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, है ना, और मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, मतलब जो भी है हमें माइंस में, ओर्स में हमें मिलते हैं, ये क्या है, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं। बहुत मिलियन बिलियन ईयर्स पहले हमारे जो पेड़ पौधे, इंसान जो भी हैं वो ज़मीन के नीचे गड़े हैं, है ना, वहाँ पे प्रेशर है, टेम्परेचर है, उन सब से मिलके जो है ये सब बना है। तो उतना टाइम हमारे पास तो है नहीं, एक इंसान की 100 साल की उम्र होती है मैक्सिमम है, ये तो एवरेज आप 70 में निपट लेते हो, है ना। तो पता नहीं कितनी ही जनरेशन्स के बाद फिर से ये चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी या क्रिएट होएंगी, है ना। उतना पेस नहीं है इनका क्रिएशन का जितने कि इनको यूज़ कर लिया जाता है। तो इंडिया के पास भी एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ कोल रिजर्व्स हैं, ठीक है। हम जो है कोयल माइनिंग करते हैं हम, और हम उससे जो है हमारी जो एनर्जी की नीड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और आज के टाइम पे इंडिया के पास जो कोल रिजर्व्स हैं वो मोटा माटी जो है आपके 50 साल की जो नीड्स हैं, आने वाले 50 साल उनको और पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 50 ईयर्स तक आपकी जो है नीड्स, जिस स्पीड पे आप आज यूज़ कर रहे हो तो 50 साल और आप इनको यूज़ कर सकते हो, इतने ही रिजर्व हैं। रिजर्व का मतलब है कि आपके पास इतनी ही चीज़ें बची हुई हैं, इनको आपको देख के संभाल के जो है यूज़ करना होता है। रिजर्व मतलब आपको सैलरी मिलती है ना काम करते हो जब, या पापा को सैलरी मिलती है ना कि भैया आपको मिल गए 1 लाख, ये ही है आपके पास नेक्स्ट मंथ तक, चाहे आप इनको एक दिन में उड़ा दो या फिर आप 30 महीने इसको जो है सस्टेनेबली यूज़ कर लो, है ना। फिर आप बजट बनाते हो, आप देखते हो कि क्या क्या कैसे कैसे आपको यूज़ करना है, किचन के लिए भी चाहिए हैं, बाथरूम की भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी यूज़ करने के लिए, है ना। तो फिर आप बजट बना के अच्छे से माइंडफुली उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हो। तो ऐसे ही हमें भी इनको जो है माइंडफुली यूज़ करना चाहिए, ओवर एक्सप्लोइटेशन हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जुडिशियली जो हमें इसको यूज़ करना चाहिए, वी नीड टू यूज़ द कोल वी हैव जुडिशियली, सोच समझ के। चलो अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि हाँ ये हो गया इंडिया, इसमें भी भैया 50, ये हो गया क्या कोई भी कंट्री, ये हो गया आपका चाइना, यहाँ पे भी 50 दे दिया, ये आपका बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे भी 50 दे दिया, पाकिस्तान में 50, ऐसा नहीं है, यूएसए में भी 50 दे दिया, ऐसा नहीं है ना। तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे है ही नहीं, है ना। तो ऐसा है, और इन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पे जो है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप जो होते हैं वही ही ह्यूमन सेटलमेंट को जो वो डिसाइड करती हैं। ट्रेड पैटर्न्स जो होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस या कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, रिसोर्सेज का ही तो रोल है सारा, रोल है एज इन लड़ाई जो है वो रिसोर्सेज की ही है, ठीक है। जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज वो उतना ज़्यादा पावरफुल, राइट। तो यही होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे पहले हम सिविलाइजेशन देखते थे, सिविलाइजेशंस आपके पहले के रिसोर्सेज क्या थे, वाटर था, सॉइल थी, है ना। तो नदियों के किनारे लोग जाके बसते थे, आज भी आपको इनफैक्ट वाटर इज वेरी एसेंशियल रिसोर्स ना, आपका जीवन टिका हुआ है वाटर पे। तो वाटर तो आज कहीं पे भी है, सिविलाइजेशन कहीं पे भी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्लेन्स में जो है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमेशा हाई मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर आप पहाड़ों पे रह रहे हो, माउंटेन्स में रह रहे हो, या फिर मतलब डेजर्ट में रह रहे हो। बाकी जो लैंड फॉर्म्स है उनके कंपैरिजन में प्लेन्स में जो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी हाई देखने को मिलती है, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है आपका वाटर है, आपकी सोयल है, आप वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हो, राइट। तो यस, दिस इज़ इट। जैसे रिसोर्सेज होते हैं उसी हिसाब से आपकी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो शेप करती हैं। ट्रेड पैटर्न्स भी आपको वैसे ही चलते हैं। अब ये आपके पोर्ट्स वगैरह हैं, ये यहाँ पे हैं, है ना, तो वो उतना ही ज़्यादा फ्लरिश करेंगे वहाँ पे। इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इसी पे जो हैं आपके टिकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस भी। ये भी तो आपके अनसेड जो आपके इच्छाएं होती हैं दो कंट्रीज़ की,
यूएसए हर जगह घुस जाता है, जहाँ भी उसको दिखता है कि इनके पास रिसोर्सेज है वहीं भाग जाता है ना। गल्फ में आपने देखा होगा, अभी जो आपने रिसेंट वेनेजुएला का जो देखा था, है ना, तो क्या है, ये रिसोर्सेज की लड़ाई है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिसोर्सेज पे ही होते हैं कि भैया ये हमारा बॉर्डर है, हमें चाहिए है। जैसे कि 10 डॉट लाइन आपने देखी होगी, चाइना जो है, ये चाइना है, ये चाइना सी है, यहाँ पे ये आपके साउथ एशियन जो हैं कंट्रीज़ हैं, तो चाइना इनसे लड़ता रहता है। जो ये वाटर टेरिटरी है ना, यहाँ पे लड़ता रहता है, क्योंकि ओशियन के नीचे रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे हमने अभी देखा था कि पेट्रोलियम है, ये वो है, आपको मिलता है ओशियन के नीचे, तो ये इनसे लड़ता रहता है। 9 डैश लाइन 10 डैश लाइन है यहाँ पे, तो ये लड़ता रहता है इनसे कि ये मेरी टेरिटरी है, मेरी टेरिटरी है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसी से होते हैं। चलो, अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में जो है हम बात करेंगे कोल की, हम बात करेंगे ऑयल की, आयरन ओर की और बॉक्साइट की। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये हैं आपकी माइंस, झारिया, रानीगंज, बोकारो, कार्बो, तालचेर, सिंगरैनी, नेवेली, झांझी। ये क्या है, यहाँ पे आपका कोल मिलता है, क्या मिलता है, कोल मिलता है यहाँ पे आपका। ठीक है, ऑयल की अगर हम बात करें तो ये जितने भी येलो हैं, यहाँ पे क्या मिलता है आपका, ये देखें आप, ये आपके कोस्टल रीजन में है ना, तो यहाँ पे आपको तेल मिल रहा है। ये देखें यहाँ पे भी आपको जो है तेल मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे हमने देखा भी था, एक फायर भी हुई थी, तेल कहीं किसी कुएं में आग लग गई थी यहाँ पे, है ना। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा अगर हम आयरन ओर की बात करते हैं, आयरन ओर हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये गोवा में, मयूरभंज में, है ना, क्योंझर में, और ये रत्नागिरी, गोवा, ये सारी क्या है, चित्रदुर्ग, कुदेरमुख, ये यहाँ पे ये क्या है, ये सारे आपको आयरन ओर मिलते हैं ना। ओके, फिर ये बॉक्साइट हो गया, ये ग्रीन वाले काटने, अमरकंटक, बिलासपुर, कोरापुट, ये क्या है, ये आपके बॉक्साइट मिलते हैं। मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा जो है हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये इंडिया का बेसिकली ये है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं। इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो भी आप जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके आसपास ही क्रिएट करेंगे इंडस्ट्रीज को, है ना। अब यहाँ पे आपको कोल की माइंस या और दिखाई दे रही हैं, तो यहीं पे आसपास आप इंडस्ट्रीज लगाओगे, है ना, स्टील इंडस्ट्री होगी या कुछ भी होगी, मैन्युफैक्चरिंग जो होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप अलग से कॉस्ट बेयर करेंगे कि भैया सामान मिल कहीं रहा है और आप उसको ले जाके कहीं और, आप जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस चीज़ का भी तो ध्यान रखते हैं ना। ये क्या हो गया,